नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में समझेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी में कौन कौन सी मात्रा में जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किन खनिज पदार्थों की उसमें कमी होती है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ। ओके, सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप देख लें हम। ये मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी आप देखेंगे कि मालवा क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में, या फिर कहें दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना जो हिस्सा होता है वो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है काली मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में। तो मालवा के पठार में, नर्मदा सोन घाटी में, ये नर्मदा सोन घाटी में। ओके, फिर उसके बाद मैकाल क्षेत्र। मैकाल क्षेत्र वही जहाँ से मतलब मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फिर उसके बाद जो है काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है लोहा, एल्यूमिनियम, चूना। ये सभी जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इसके क्षेत्र देखते हैं। तो कौन सा? मैकाल, नर्मदा सोन घाटी और मालवा पठार। इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। फिर इसके बाद इनके खनिज तत्व के बारे में बात करते हैं। तो खनिज तत्व कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया एल्यूमिनियम, लोहा, चूना आदि। ये सभी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे? प्रचुर मात्रा में। ओके, ये सारे जो इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। कमी किन किन चीजों की होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ओके, इन सभी की उसमें कमी देखी जाती है। किसमें? काली मिट्टी में। तो जो काली मिट्टी का जो रंग होता है काला, वो काला रंग लोहे की अधिकता और इसकी जल धारण क्षमता के कारण होता है। इसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। ओके, फिर बात करते हैं काली मिट्टी का पीएच मान। तो काली मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 के मध्य होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पीएच मान कितना? 7.5 से 8.5। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। किसकी? काली मिट्टी की। ओके, फिर बात करते हैं काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें सोयाबीन, गेहूं, चना, मूंगफली। ये जो फसलें हैं इनको उसमें उपजाऊ मतलब एक प्रकार से कहें उत्पादन करना इनका आसान भी होता है और अधिक मात्रा में हमें उत्पादन भी देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो काली मिट्टी है उसकी जो जल धारण करने की क्षमता है वो अधिक है। तो ये जल धारण करने में सक्षम होती है और इसमें जल धारण की जो क्षमता है वो अधिक होती है। तो इसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मूंगफली, ये सारी जो मिट्टियां हैं, ये सॉरी ये सारी जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। ओके, फिर इसको काली मिट्टी को जो है रेगोर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फसलें कौन कौन सी हमने आपको बताया? चना, गेहूं,
सोयाबीन, चना, गेहूं, सोयाबीन और कौन सी फसलें? सरसों, मूंगफली आदि। ये सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ओके। और इसे किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी के बारे में इतना ही। कौन सी मृदा? रेगुर मृदा। ओके। अब काली मिट्टी का क्षेत्र भी समझ लें। मैकाल, नर्मदा, सोन घाटी और मालवा। मालवा पठार तो ये हो गया इतना। ओके। और नर्मदा सोन घाटी ये है, और मालवा पठार और मैकाल, मैकाल क्षेत्र भी यही है। तो ये जो हिस्सा है ये कौन सा है? काली मिट्टी का। कौन सा है? काली मिट्टी। ओके। दूसरे नंबर पे कौन सी मिट्टी है? लाल और पीली मिट्टी। तो जो लाल और पीली मिट्टी है उसके बारे में समझते हैं। ओके। लाल पीली मिट्टी के बारे में समझते हैं। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है ये मृदा, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैप के थ्रू भी देखते चलेंगे। तो जो लाल और पीली मिट्टी है वो मध्य प्रदेश के लगभग 37% भाग पर पाई जाती है, सबसे पहली बात। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। पीला रंग इसके फेरिक ऑक्साइड की जल की साथ क्रिया के कारण, और लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण। देखो, जो लाल मिट्टी होती है उसका रंग जो लाल होता है वो क्यों होता है, उसको समझें थोड़ा सा। लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें लोहे के ऑक्सीकरण की मात्रा अधिक होती है, तो वो उसी के कारण से उसका जो है रंग है वो लाल होता है। और पीली मिट्टी का जो रंग पीला होता है वो क्यों होता है? तो जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की अधिक मात्रा, सॉरी, फेरिक ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर होता है। ओके। क्या? फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फेरिक ऑक्साइड है उसी के कारण पीली मिट्टी का जो रंग है वो पीला होता है, और लाल मिट्टी का जो रंग है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। फिर लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली इन क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप देखेंगे ये क्षेत्र लगभग एक ही स्थान पे। देखो, सीधी सिंगरौली तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, लेकिन मंडला और मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया ये सब क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी? लाल, पीली मृदा। फिर इसमें कौन कौन से आप देखेंगे कि जो चूना है, इस मिट्टी का प्रमुख तत्व क्या है? चूना। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काली मृदा में भी इन चीज़ों की कमी ही होती है, और जिस कारण इसकी उर्वरक शक्ति कमजोर होती है। इसी के कारण ही इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कमजोर होती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी कमी होती है। चूना तो इनका मुख्य तत्व है। चूना मुख्य तत्व। और कमी किन किन की? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन सारी चीज़ों की जो है इसमें कमी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, इनका पीएच मान। तो लाल और पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 8.5 के मध्य, मतलब अम्लीय से क्षारीय। पीएच मान क्या होता है? 5.5 से 8.5 तक, मतलब
सॉरी, अम्लीय से क्षारीय इनका पीएच मान होता है। ओके, फिर बात करते हैं इनकी फसलों के बारे में। तो कौन कौन सी फसलें इनमें उगाई जाती हैं, आप देखेंगे अधिकतर मोटे अनाज की फसलें, जो मोटे अनाज की फसलें होती हैं उनका उत्पादन इस मिट्टी में किया जाता है, जैसे धान, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी जो है कौन कौन सी फसलें, ज्वार, धान, बाजरा, कोदो, कुटकी आदि। ओके, ये सारी फसलों का इस पे हमें उत्पादन देखने को मिलता है। फिर इसकी प्रकृति कैसी होती है, हमने आपको अभी बताया अम्लीय से क्षारीय। क्यों? क्योंकि 7 जो पीएच मान है उसे एक प्रकार से 7 से जो कम होता है उसे अम्लीय और 7 से जो ज्यादा होता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो इसका जो पीएच मान है वो कितना है, 5.5 से 8.5 के मध्य। फिर बात करते हैं जड़ोल मिट्टी के बारे में। जड़ोल मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है, कौन सी, जड़ोल मृदा। जड़ोल मृदा कौन सी कहलाती है, जो नदियों के द्वारा अवसाद के रूप में बहाकर लाई जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ दी जाती है। तो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उसे हम कौन सी मृदा कहते हैं, जड़ोल मिट्टी कहते हैं, और वो बहुत उपजाऊ होती है। ओके, फिर बात करते हैं इसके क्षेत्र के बारे में। तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर, शिवपुरी और चंबल का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा, ये क्षेत्र भिंड, मुरैना, कौन सी, जड़ोल मृदा। ओके, कौन कौन सा क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी। ओके, ये सारे क्षेत्रों में हमें जड़ोल मृदा देखने को मिलती है। फिर जड़ोल मृदा के बारे में और आगे बात करते हैं। तो इसमें पोटास की अधिकता वाली इस सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में फास्फोरस तथा, देखो पोटास की तो अधिक मात्रा होती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कैसी होती है, कमी होती है। क्या पाया जाता है, पोटास अधिक और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। पोटास की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी हमें देखने को मिलती है। ओके, फिर उदासीन प्रवृत्ति वाली इस मिट्टी में प्राय गेहूं, ज्वार, सरसों इन सब का उत्पादन किया जाता है। ये मिट्टी कैसी होती है, उदासीन प्रकृति की। गेहूं, ज्वार, सरसों इन्हीं फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। गेहूं, ज्वार, सरसों। ओके, ये सारी फसलों का इस पर उत्पादन किया जाता है। कौन सी मृदा में, जड़ोल मृदा में। फिर बात करते हैं इसके आगे। तो यह मिट्टी वर्तमान मृदा अपरदन, जो जड़ोल मृदा है वो मृदा अपरदन से भी प्रभावित है। कैसी है, उसमें एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी होती है, नदियों के द्वारा लाई गई होती है। तो नदियां जब 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 बाढ़ का मतलब बाढ़ का प्रकोप आता है तो वही मिट्टी बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर चली जाती है। तो ये हुआ मृदा अपरदन की समस्या है प्रमुख रूप से। तो इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। बालू वो ही मतलब जब नदियों के द्वारा बहाई गई है तो नदियों में बालू की मात्रा अधिक होती है। तो इस मिट्टी में भी जो है बालू की मात्रा हमें अधिक देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं चौथे नंबर पे लेटराइट मिट्टी के बारे में।
कौन सी मिट्टी? लेटराइट मृदा। तो जो लेटराइट मृदा है उसमें इसका निर्माण लेटराइट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लेटराइट जो चट्टानें हैं उनके विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। किसका? लेटराइट मिट्टी का। तो जहाँ मौसम शुष्क से आर्द्र में तेजी से परिवर्तित होता है, मतलब शुष्क से आर्द्र में, मतलब जैसे किसी स्थान पे अधिक सूखा है तो अचानक से एकदम से देखेंगे कि आप उस क्षेत्र में नमी आपको देखने को मिलेगी। तो शुष्क से आर्द्र में तेजी से परिवर्तित होता है। लैटराइट मिट्टी का विस्तार छिंदवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा लैटराइट मिट्टी आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी? छिंदवाड़ा क्षेत्र में, यहाँ पे। ओके, कौन सी? लैटराइट मृदा। ओके, फिर बालाघाट और बैतूल जिलों में भी पाई जाती है। फिर पोटास, आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिका मौजूद होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में इनकी पाई जाती है। पोटास, एल्यूमिनियम अधिक या कहें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और जीवाश्म नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ओके, जीवाश्म नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। जीवाश्म नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी। ओके, इन सब की हमें इसमें कमी देखने को मिलती है। ओके, तो जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी का भूरा सफेद रंग क्योलिन के कारण होता है। किसके कारण? क्योलिन के कारण। और रेतबा कंकड़ की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी प्राय बंजर और अनुपयोगी मानी गई है। देखो, रेत और कंकड़ की उपस्थिति के कारण ये अनुपयोगी, मतलब जब रेत और कंकड़ होंगे तो फिर फसलों का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, तो इस कारण से इसको अनुपयोगी माना गया है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। ओके, फिर बात करते हैं 5वें नंबर पे मिश्रित मिट्टी के बारे में। तो मिश्रित मिट्टी कौन सी मिट्टी? मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा कौन सी मृदा होती है और किस क्षेत्र में पाई जाती है उसके बारे में हम समझते हैं। तो मिश्रित मिट्टी को काली लाल मिट्टी भी कहते हैं। इसी को काली और लाल मिट्टी भी कहते हैं। फिर बात करते हैं इसकी विस्तार के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर और पूर्वी भाग है उस क्षेत्र में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। किसका? मिश्रित मिट्टी का। ये वाला क्षेत्र कौन सा? मिश्रित मृदा। ओके, तो मिश्रित मृदा हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? उत्तर पूर्वी भाग में। जिसमें कौन कौन से जिला शामिल है? लगभग आप देखेंगे यहाँ पे टीकमगढ़, फिर छतरपुर, निवाड़ी, सागर और पन्ना, और ये सारे जो क्षेत्र हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। और फिर इसमें नीस और ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं उनके टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कौन सी मृदा कहते हैं? मिश्रित मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में जो है इसका विस्तार देखने को हमें ज्यादा मिलता है। बाजरा, ज्वार और मक्का, ये सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। कौन सी? सबसे पहले तो क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। सागर, फिर टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, और इसके बाद कौन कौन सी? बाजरा, ज्वार आदि फसलें। ओके, इनका निर्माण कैसे हुआ? ग्रेनाइट प्लस
नीच चट्टानों से। ओके, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और कौन कौन से क्षेत्र में ये देखने को मिलती हैं हमें? तो बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, ये दोनों ही क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल गया कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में समझाइए, पीएससी में यदि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आपको सिर्फ ऐसे डिटेल लिखनी तो है, लेकिन उस डिटेल के साथ आपको मैप भी ऐड करना है ताकि आप सामने वाले को समझा सकें कि मतलब मैप के थ्रू कि आपको जो जानकारी है वो सही प्राप्त है। ओके, तो आपको ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा नहीं लिखना, लेकिन जो मुख्य इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे कोई भी मृदा है तो उस मृदा का निर्माण कैसे हुआ ये पता होना चाहिए, फिर वो किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, किन किन चीज़ों की उसमें कमी है, कौन कौन सी उसमें फसलें उगाई जाती हैं और उसकी मुख्य विशेषता क्या है उस मिट्टी की। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपको उसमें ऐड करनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।